हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफी अच्छे और स्वस्थ हो गए। आज हम लोग अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का अपना टॉपिक है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, क्लास 10th ज्योग्राफी। बेटा ये जो हम वीडियो बना रहे हैं ये चैप्टर है जो इसको भी हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आज हम लोग जो पार्ट 1 में चैप्टर जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो है मिनरल रिसोर्सेज, मतलब बेसिकली मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इसमें हम लोग क्या करेंगे, मिनरल रिसोर्सेज को अलग पढ़ेंगे और जो एनर्जी रिसोर्सेज है उसको अलग पढ़ेंगे। यानी कि आज हम लोग जो ये पार्ट 1 कवर करेंगे इसमें मिनरल रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे और जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। हम लोग को रिसोर्सेज, हमने पहला चैप्टर है हमारे ज्योग्राफी का क्लास 10th का चैप्टर 1 रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज होती क्या है आखिर। जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उस चैप्टर को जाके समझे, क्योंकि हम लोग रिसोर्सेज जब समझेंगे तभी समझ में आएगा कि मिनरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं। यानी कि बेसिक चीज है ना कि रिसोर्स क्या होते हैं। रिसोर्स बेटा वो होती है कि जो हमारी नीड्स को पूरा करे, वो हमारे लिए रिसोर्स है। जैसे कि मेरे लिए जो ये मार्कर है, मेरे को इस बोर्ड पे तुम लोगों को पढ़ाना था तो मेरे को इस मार्कर की नीड थी, तो मेरे लिए ये मार्कर क्या हुआ, एक रिसोर्स हुआ। इसी तरीके से वाटर क्या है, हमारे हमारे टॉपिक्स क्या है, सबसे फर्स्ट चैप्टर क्या है, रिसोर्सेज, उसके बाद वाटर रिसोर्सेज, उसके बाद एग्रीकल्चर, उसके बाद मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो समझ रहे हो हमारे एनसीईआरटी भी इसी पैटर्न में चल रही है। सबसे पहले उन लोगों ने हमें समझाने की कोशिश करी कि बेटा पहले पढ़ो रिसोर्स, रिसोर्स को समझो कि रिसोर्स आखिर होता क्या है। उसके बाद उन्होंने बताया कि हमारे लिए वाटर ये भी एक रिसोर्स है, एग्रीकल्चर ये भी एक रिसोर्स है। इसी तरीके से अब हम एक और स्टेप आगे आ गए कि मिनरल्स ये हमारे लिए कैसे कैसे रिसोर्स हैं, इसको हम समझेंगे। तो आज हम पार्ट 1 में कवर करने जा रहे हैं मिनरल रिसोर्सेज, जिसमें हम मिनरल्स की बात करेंगे कि व्हाट इज मिनरल्स, आखिर मिनरल्स होते क्या हैं। उसके बाद हम कवर करेंगे क्लासिफिकेशंस और लास्ट में कंजर्वेशन। क्लासिफिकेशन में हम सारे टाइप्स पढ़ेंगे, कितने कितने टाइप्स के, अलग अलग टाइप्स के मिनरल्स है ना, कोल, पेट्रोलियम, या आप लोग सुनते होंगे। तो कौन से टाइप्स हैं वो सारी चीजें हम इस पार्ट में कवर करेंगे और लास्ट में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन क्यों जरूरी है और क्या मेथड है कंजर्वेशन के मिनरल्स के। पार्ट 2 में हम एनर्जी रिसोर्सेज की बात करेंगे जिसमें हम क्लासिफिकेशन और कंजर्वेशन की बात करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने मिनरल रिसोर्सेज टॉपिक से। तो व्हाट इज मिनरल्स, अपना पहला टॉपिक। डेफिनेशन हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए ना, कोई भी अगर हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे हम लोगों ने रिसोर्स पढ़ा कि व्हाट इज रिसोर्सेज, व्हाट आर रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज क्या होते हैं। इसी तरीके से जब हम मिनरल्स की बात कर रहे हैं तो हम पढ़ेंगे मिनरल्स क्या होते हैं। होमोजीनियस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, यानी कि ये नेचुरली जो हमें, यानी कि जो हमारा ये नेचर है ये हमें प्रदान करता है, ये नेचुरली बनते हैं, हम इसे बना नहीं सकते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं सोना, सोना चांदी, ये सारी चीजें क्या, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, सोना चांदी है। अगर हम इसको बना सकते, अगर हम इसको बना सकते तो हर किसी के घर में एक एक दो दो किलो सोना होता ना, सोना चांदी बने रहते। जैसे पैसे हैं, पैसे हम लोग बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते ना। एक गवर्नमेंट की एजेंसी है आरबीआई, वही प्रिंट करती है, वही छापती है, हम मेहनत करते हैं, इसी तरीके से हमें पैसा मिलता है। इसी तरीके से जो ये मिनरल्स हैं ये नेचुरली बनते हैं, नेचुरली बनते हैं। और कैसे बनते हैं, कहां कहां मिलते हैं, वो हम इसमें पढ़ते हैं कि मिनरल्स अगर इन दीज फॉर्म्स, यानी कि इन चारों फॉर्म्स में हमें जो मिनरल्स हैं वो हमें मिलते हैं। वो कौन से फॉर्म्स हैं, इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट रॉक्स पढ़ी है ना, इग्नीशियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, ये सारी रॉक्स पढ़ी है। तो इन्हीं में तो मिनरल्स मिलते हैं हमें। मिनरल्स कहां मिलेंगे, मिनरल्स ऊपर से बारिश होके तो आएंगे ही नहीं कि भगवान कहेंगे चलो कल हम मिनरल्स बांटेंगे, कल हम सोने की वर्षा करेंगे, नहीं। ये मिट्टी है, ये पानी है, ये नदियां हैं, ये पहाड़ है, इन्हीं में तो सारी चीजें हमें मिलती है। जैसे हमें जड़ी बूटियां हैं बहुत सारी, वो कहाँ मिलती हैं, जो हमारी मेडिसिन हैं, जंगलों के पेड़ों में, किसी पौधों में सारी मेडिसिन मिलती हैं, वो भी हमारे लिए एक तरीके से रिसोर्स है। इसी तरीके से ये जो भी सारे मिनरल्स हैं वो इन फॉर्म्स में मिलते हैं, इन रॉक्स में मिलते हैं। तो कहां मिलते हैं, इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में, सेडिमेंट्री रॉक्स में, सेडिमेंट्री रॉक्स में। अब ये रॉक्स, अब मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा क्योंकि आप ज्योग्राफी स्टूडेंट हो, आपको पता होना चाहिए कि इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स कैसे बनते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में कौन कौन सा मिनरल मिलता है, कोल, यानी कि
कोयला पाया जाता है। उसके बाद एलोवियल डिपॉजिट्स, उसमें क्या मिलते हैं, गोल्ड, सिल्वर। अब ये एलोवियल डिपॉजिट्स कौन होते हैं, जो रिवर्स होती है ना, जो रिवर्स डिपॉजिट करती है, उनको क्या बोलते हैं, एलुवियल डिपॉजिट्स। तो वो क्या मिलते हैं, गोल्ड, सिल्वर, यानी कि जो ये गोल्ड है, सिल्वर है, कहाँ, ये रिवर्स में पाए जाते हैं। सर्च करो आप लोग कि हमारे यहाँ कौन सी रिवर्स में गोल्ड मिलता है। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है जानने के लिए भी और नॉलेज के लिए भी। उसी तरीके से ओशियन वाटर, ओशनिक वाटर में क्या हमें मिलता है, सॉल्ट और मैग्नीशियम। सॉल्ट हम सबको पता है ना, सॉल्ट कहाँ मिलता है, ओशन में मिलता है ना। इसी तरीके से मैग्नीशियम भी कहाँ मिलता है हमें, ओशन वाटर में। तो बेटा ये इंपॉर्टेंट है कि हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मिनरल्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, तो हमें पता चल गया ना। फिर ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, कैसे कैसे पाए जाते हैं, तो ये वो 4 फॉर्म है जहां पे हमें जो मिनरल्स हैं वो मिलते हैं। जैसे अगर हमसे पूछें कोल है वो कौन से रॉक्स में पाए जाते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। ओशनिक वाटर में कौन से मिनरल्स मिलते हैं, तो सॉल्ट मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है। इसी तरीके से एलुवियल डिपॉजिट्स में कौन से मिनरल्स मिलते हैं, गोल्ड मिलता है, सिल्वर मिलता है। तो समझ आ गया ना ये सारी चीजें। तो ये कुछ फॉर्म्स हैं जिसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। अब अपना जो दूसरा टॉपिक था वो क्या है, क्लासिफिकेशन, यानी कि मिनरल्स को हमने क्लासिफाइड कर दिया हमें इजी समझने के लिए, क्योंकि मिनरल्स की लिस्ट बहुत बड़ी है, अलग अलग मिनरल्स हैं। इसी तरीके से हमने इनको क्लासिफाई कर लिया इजी समझने के लिए। तो हमने इन मिनरल्स को, ये मैंने पूरा मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज का दोनों का बनाया चार्ट। लेकिन अगर हम मिनरल्स की बात करें, हमने मिनरल्स को 2 चीजों में डिवाइड कर रखा है, एक मेटालिक और एक नॉन मेटालिक मिनरल्स। यानी कि हमने 2 में डिवाइड कर रखा है, क्या, एक तो मेटालिक मिनरल्स और एक नॉन मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स पे भी 3 में डिवाइड है, एक फेरस, एक नॉन फेरस और एक प्रीशियस। यानी कि फेरस, नॉन फेरस और प्रीशियस। मेटालिक जो मेटल्स हैं उनमें क्या क्या, इस बेटा ये जो फेरस है ये आयरन कंटेंट होता है इसमें, तो इसमें मिलते हैं हमें आयरन और मैग्नीज, तो ये किस में आते हैं, फेरस में। उसके बाद नॉन फेरस जिसमें आयरन नहीं होता वो होते हैं कॉपर और लीड। और प्रीशियस मिनरल्स में आते हैं बेटा गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। ये तो प्रीशियस है ही भाई, है ना, सोना, चांदी, प्लेटिनम। और नॉन मेटेलिक में आते हैं माइका और लाइमस्टोन। हमें ये चीजें याद रखनी है, ये चार्ट जो मैंने बना रखा है ये हमें याद रखना है। और लास्ट में एनर्जी रिसोर्सेज जो हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे, उसमें कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को पढ़ेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन हमने कर रखा है किसका, मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज का। अगर हमें सिर्फ मिनरल्स को क्लासिफाइड करना हो तो दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। और मेटालिक मिनरल्स आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 3 फॉर्म्स। फर्स्ट वन इज फेरस, सेकंड वन इज नॉन फेरस एंड द थर्ड वन इज प्रीशियस। फेरस में आयरन ओर और मैग्नीशियम, क्योंकि ये दोनों आयरन कंटेन करते हैं, फेरस जो भी मिनरल्स होते हैं वो कंटेन आयरन। उसके बाद नॉन फेरस में कॉपर और लीड, और प्रीशियस में गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम। और उसके बाद नॉन मेटालिक में माइका, लाइमस्टोन। एनर्जी रिसोर्स में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। तो ये हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब हम जानते हैं, जब हमें ये नाम पता चल गए, आयरन ओर, मैग्नीज, कॉपर, लीड, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, अब हम इनके बारे में जानते हैं कि कहां कहां बनते हैं, कैसे बनते हैं ये, अब इसको जानते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आयरन ओर से। मैं इसको जब तक मिटा देता हूं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। अब हम लोग जानते हैं आयरन ओर जो एक मिनरल है उसके कुछ फैक्ट्स जानते हैं कि एक अबेंडेंट रिसोर्सेज है। अब बेटा अबेंडेंट रिसोर्स क्या होते हैं, जो बहुत मात्रा में होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा इनकी क्या है, क्वांटिटी में है, तो इसके लिए हम बोलते हैं अबेंडेंट रिसोर्स। यानी कि आयरन ओर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है। इंडिया हैज लार्जेस्ट रिजर्व इन एशिया, यानी कि एशिया में इंडिया पे भी एक लार्जेस्ट रिजर्व है। उसके बाद लार्जेस्ट जो इंपोर्टर है बेटा वो जापान है, और चाइना, यूएसए और रशिया प्रोडक्शन में है। यानी कि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां होता है, चाइना में, उसके बाद यूएसए में, उसके बाद रशिया। तो आयरन ओर है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर हम बेटा ये जो सारी चीजें मैं पहले आपको ये बता दूं, ये सारी चीजें ना आपके पास एग्जाम में एमसीक्यू में जरूर आ जाएंगी। लेकिन अगर आप ये बोलो कि मैग्नीज के बारे में लिखने को आ जाएगा, है ना, या लाइमस्टोन या माइका के बारे में लिखने को आएगा, ऐसा मेरे हिसाब से नहीं आएगा। आप लोग समझने के लिए एक प्रॉपर समझना बहुत जरूरी है। हर चीज मार्क्स के लिए तो नहीं कर रहे होगे ना, कुछ चीज समझने के लिए भी जरूरी है, नॉलेज के लिए भी जरूरी है ना। इसीलिए हमें आयरन और एटलीस्ट ये पता होना चाहिए आयरन और क्या है, एक फेरस मिनरल है।
उसके बाद हमने ये जान लिया कि अबंडेंट रिसोर्स है, इंडिया हैज लार्जेस्ट रिजर्व इन एशिया है, लार्जेस्ट इंपोर्टर है वो जापान है, चाइना में, यूएसए, रशिया, इन सब में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। तो अगर हम मिनरल्स जैसे अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड, तो जिसके पास जितने ज्यादा वाटा मिनरल्स है ना, वो देश आज उतनी ही तरक्की कर रहा है, क्योंकि सबको इन सब की जरूरत है ना। आयरन को किसकी जरूरत नहीं है, सबको जरूरत है आयरन की। इसी तरीके से आप में मैं आप लोगों पे एक काम छोड़ रहा हूं, मैं हो सकता है या लिख सकता था लेकिन मैं नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि अगर सच में जो पढ़ने वाला है, जिसे सच में चाहिए कि कुछ मुझे सीखना है, तो वो बुक निकालेगा अपनी और ये देखेगा हमारे इंडिया के मैप पे आयरन है वो कहां कहां मिलता है, कौन से स्टेट में आयरन मिलता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं यहां लिख सकता था, मेरे लिए बहुत इजी था, मैप बना के आपको समझा सकता था कि यहाँ आयरन मिलता है। लेकिन अगर आप ये वीडियो खत्म होने के बाद अगर बुक पे जाओगे तो वो आपको हमेशा याद रहेगा, ये ऐसा मेरा मानना है। तो इस चीज को प्लीज फॉलो करके देखना। अगर हम मैग्नीज की बात करें तो ये पेंट्स, बैटरीज और ब्लीचिंग पाउडर में यूज होता है, और जो उड़ीसा स्टेट है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मैग्नीज का। ऐसे ही अगर हम कॉपर की बात करें तो ये ओल्डेस्ट नोन मेटल है बिफोर आयरन, यानी कि आयरन से भी पहले हमें क्या मिला था, कॉपर। उसके बाद ऑल्सो मिक्स्ड विद गोल्ड, यानी कि गोल्ड के साथ भी मिक्स्ड होता है। ये कुछ कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें जानने चाहिए सारे मेटल्स के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, मैं फिर रिपीट करूंगा, ये कहां कहां मिलते हैं, और मैंने वही इसमें मिसिंग कर रखा है, वो मैंने बेटा जानबूझ के करा है कि ये कॉपर कहां मिलता है, बॉक्साइट कहां मिलता है, आयरन कहां मिलता है, मैग्नीज कहां मिलता है अपने इंडिया में। क्यों? क्योंकि जब आप खुद पढ़ोगे ना ये इस वीडियो के बाद, तो आपको वो चीज याद जरूर रहेगी, और मैप के थ्रू पढ़ना उसको। उसके बाद बॉक्साइट यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम एसोसिएटेड विद लेटराइट रॉक्स, यानी कि एल्यूमिनियम के मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, और लेटराइट रॉक्स में मिलता है क्या, बॉक्साइट। उसके बाद माइका और लाइमस्टोन। माइका क्या है बेटा, यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में काम आता है। इसी तरीके जो लाइमस्टोन है वो सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलता है, और बेसिक रॉ मटेरियल्स फॉर सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री में काम आता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया ऐसे एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है कि सीमेंट इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल के लिए जो यूज होता है इनमें से कौन सा मिनरल है, तो हमें लगाना है लाइमस्टोन। ये कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो हमसे पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से यूज्ड इन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में कौन सा ऐसा मिनरल है जो यूज होता है, तो हमें पता होना चाहिए माइका। ऐसे हमसे पूछा जा सकता है कि जो कॉपर से भी आयरन से भी पहले कौन सा मिनरल हमें मिला, तो हमें मिला कॉपर। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें ये कुछ जो फैक्ट्स हैं हमने पढ़ लिए अच्छे से, है ना। सबसे अपना जो लास्ट टॉपिक बचता है वो हमें बचता है कौन सा, कि कंजर्वेशन वाला जो टॉपिक है वो बचता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसमें मैंने एक चीज मिसिंग करी है जो कि इंपॉर्टेंट है, कि आयरन और कहां मिलता है, कॉपर कहां कहां मिलता है अपने इंडिया में। तो आप लोग उस मैप को जाके प्लीज जरूर देखना। और ये आयरन और मैग्नीज ये क्या है, मैंने क्लासिफिकेशन में हमने इससे पहले पढ़ा था ना, कुछ फेरस हैं, कुछ नॉन फेरस हैं, कुछ मेटल हैं, कुछ नॉन मेटेलिक हैं। तो ये सारी चीजें भी एकदम अच्छे से पढ़ना। अब हम लोग अपना लास्ट टॉपिक है वो कवर करते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। उसको मैं इसको मिटा देता हूं। तो अपना लास्ट टॉपिक मिनरल रिसोर्सेज का, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। हम लोगों ने सब कवर कर लिया, मिनरल्स क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, और जो मिनरल्स हमने जाने उनके बारे में कुछ फैक्ट्स पढ़ लिए। अब हमें उन्हें कंजर्व करने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि बेटा जो ये मिनरल्स हैं वो क्या है, वो फिनाइट हैं, यानी कि इनफिनाइट नहीं है। क्या है? फिनाइट है। जो उनकी क्वांटिटी है वो अनलिमिटेड नहीं है, कभी खत्म नहीं होंगे ऐसा नहीं है, उनकी लिमिटेड क्वांटिटी है, यानी कि फिनाइट है, और नॉन रिन्यूएबल है। और क्या है? नॉन रिन्यूएबल है। जो इनके प्रोसेस होती है ना बनने की, जो मिनरल्स की, वो बहुत ज्यादा टाइम लेती है। ऐसा नहीं है कि हम जैसे मार्कर यूज कर रहे हैं तो आज खत्म हो जाएगा कल नया ले आएंगे, ऐसा नहीं है। इसको बनने में तो मशीन में तुरंत लग जाएगा, लेकिन जो हमारे मिनरल्स हैं वो उनमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ज्यादा समय लगता है बनने में। इसलिए वो क्या है, एक तो फिनाइट है और नॉन रिन्यूएबल है, इसलिए उनको कंजर्व करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि हम आने वाले फ्यूचर में, हमारे आने वाली जनरेशन उनको यूज कर पाए। तो कुछ मेथड्स हैं, वो क्या है, रिसाइकलिंग, यानी कि जो मेटल्स हैं उनकी रिसाइकलिंग होनी चाहिए ताकि हम उसको सेव कर सकें। सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि एक सस्टेनेबल मेथड यूज करना चाहिए हमें मिनरल्स के लिए, ताकि
हमारे जो मिनरल्स हैं वो हम उनको कंजर्व कर पाए। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन, यानी कि हमें कुछ ना कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूशन मेथड ढूंढने चाहिए कि अगर कोल की जगह कुछ और हम यूज कर सके। जैसे कोल है, अगर हम उसकी जगह हम लोगों ने टेक्निक्स निकाली ना, सोलर सोलर एनर्जी यूज करी, ये क्या है? सब्स्टिट्यूशन ही तो है। अगर कोल खत्म हो जाएगा तो हम लाइट कोशिश कर रहे हैं सन से बनाने की, विंड से बनाने की, इलेक्ट्रिक जनरेट करने की। तो ये सारी क्या है? सब्स्टिट्यूशन हम लोग ढूंढ रहे हैं। उसके बाद स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, रेगुलेशंस भी स्ट्रिक्ट होने चाहिए। गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाए जिसमें सारे जो रेगुलेशंस हैं वो फॉलो किए जाएं। कंपनी है वो इसका एक्सट्रीमली यूज ना करें, सारे एक्ट और रेगुलेशंस के साथ करें, एनवायरनमेंट को डैमेज ना करें, ये सारी पॉलिसीज गवर्नमेंट बनाए। उसके बाद रिसर्च एंड इनोवेशन, हम लोगों को रिसर्च करने की भी जरूरत है अपने मिनरल्स पे, ताकि हम लोग उसको पढ़ पाएं और देख पाएं कि कौन सा मिनरल्स किस क्वांटिटी में कैसे हम सब्सिडी, मतलब ये सारे जो मेथड्स हैं हम जब तक हम उसको पढ़ नहीं पाएंगे तब तक ये मेथड्स यूज ही कैसे कर पाएंगे। तो रिसर्च और इनोवेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन भी एक इंपॉर्टेंट कंजर्वेशन मेथड है। तो ये कुछ 4-5 कंजर्वेशन मेथड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कंजर्वेशन कुछ मेथड्स बताओ मिनरल्स के। तो उसमें हमें सबसे पहले मिनरल्स, व्हाट इज मिनरल्स, उसके बारे में लिखना है डेफिनेशन, और उसके बाद जो मेथड्स हैं वो बताने हैं। रिसाइकलिंग, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग, सब्स्टिट्यूशन, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस और रिसर्च एंड इनोवेशन। और इनमें कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा 1-2 लाइन लिखनी है, ठीक है। तो अपना जो ये मिनरल्स का जो रिसोर्स, मिनरल रिसोर्सेज का जो टॉपिक था वो यहीं कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बता दिया करो, ताकि मैं और अच्छे से आप लोगों को कोशिश कर सकूं समझाने की। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।